हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम ऑडियो आर्टिकल में। और मैं हूं आतिफा। दरअसल 14 अप्रैल को मनाई जाने वाली अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आज का हमारा यह आर्टिकल अंबेडकर और भारतीय राष्ट्रवाद पर उनकी परिकल्पना पर आधारित है। हमारा उद्देश्य अंबेडकर और राष्ट्रवाद के प्रति उनके विचार के बारे में आपकी जानकारी समृद्ध करना है, ताकि आपकी उत्तर लेखन क्षमता और प्रभावी बन सके। ये आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भारतीय इतिहास खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। बाबा साहेब के नाम से लोकप्रिय भीमराव रामजी अंबेडकर एक उत्कृष्ट राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा के पारंपरिक तरीके को धता बताते हुए उन्होंने स्थापित सैद्धांतिक मापदंडों को चुनौती देते हुए एक रचनात्मक तरीके से उनकी पुनर्संकल्पना की। राष्ट्र और राष्ट्रवाद को लेकर उनके दृष्टिकोण में जो अनोखी बात है वो ये कि वो राष्ट्र को उसकी स्थानिक या क्षेत्रीय सीमाओं से अलग करने का प्रयास करते हैं। उनके मत में राष्ट्र एक वैचारिक श्रेणी है जो एक समुदाय के भीतर या समुदायों के बीच कुछ समानताओं को विकसित करने की मांग करती है। अंबेडकर राष्ट्र को लेकर सुस्थापित तर्क को स्वीकार नहीं करते कि एक रूपता, वो चाहे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हो, राष्ट्र और राष्ट्रीय पहचान की कुंजी है। वो उन प्रक्रियाओं को समझने और जानने के इच्छुक थे जो अंततः एक एकीकृत समुदाय के निर्माण में परिणत हुई, जिसे आमतौर पर राष्ट्र का नाम दिया गया था। यहाँ निहित दो महत्वपूर्ण सरोकार हैं जो अंबेडकर की अवधारणा के मूल का निर्माण करते हैं। एक ओर उन्होंने इस विचार का समर्थन किया कि राष्ट्र का अर्थ एकता है और ये एकता भावनाओं और सामान्य कल्याण के लिए सरोकारों पर आधारित होनी चाहिए। अंबेडकर एडमंड बर्ग, जॉन स्टुअर्ट मिल और S.M. लिप्सिट द्वारा समर्थित राष्ट्रीय उदार परिकल्पना को चुनौती देते हैं कि अंतर्निहित समरूपता नामक कोई भी इकाई केवल काल्पनिक है। अंबेडकर के अनुसार एक रूपता न तो कभी अंतर्निहित थी और न ही जबरन बनाई जा सकती थी, बल्कि एक दूसरे के लिए पारस्परिक सम्मान के आधार पर बातचीत से विकसित हुई थी और कृत्रिम रूप से पोषित पूर्वाग्रहों से प्रभावित नहीं हुई थी। ये विचार उन परिस्थितियों में प्रेरक है जहाँ पूर्वाग्रह सहज रूप से जुड़े रहते हैं और सामाजिक अलगाव को न्यायोचित ठहराने वाली भेदभावपूर्ण प्रथाओं का समर्थन करने वाली मानसिकता में योगदान करते हैं। हालांकि उनका दृष्टिकोण व्यापक रूप से संदर्भ संचालित है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने राष्ट्र, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा के सार्वभौमिक तरीकों पर कब्जा कर लिया है। चलिए अब हम डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को समझने के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भों को जान लेते हैं। अंबेडकर के सामाजिक राजनीतिक विचार एक जैविक समग्रता का निर्माण करते हैं, जिसे विश्लेषणात्मक रूप से अलग किया जा सकता है, लेकिन खंडित तरीके से नहीं समझा जा सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो सामान्य रूप से सामाजिक कल्याण और विशेष रूप से दलितों की सामाजिक मान्यता के लिए उनकी चिंता को अलग करके स्वतंत्र राष्ट्र और राष्ट्रीयता के उनके विचार की अवधारणा नहीं की जा सकती है। अंबेडकर के लिए राष्ट्र एक अमूर्त, एक पारलौकिक इकाई नहीं है जो अपने सदस्यों पर हावी होता है, बल्कि पुरुषों और महिलाओं का एक समुदाय है जो आपसी चिंता और प्रतिबद्धता के बंधनों से एक साथ बंधे हैं। इस परिभाषा का मूल बंधुत्व और उन सभी के लिए सरोकार है जिसे अंबेडकर ने हमेशा एक राष्ट्रीय समझौते की अपनी सोच में विशेष महत्व दिया था। उनके लिए एक ऐसा मंच था जिसमें नागरिक अपनी विविध सामाजिक उत्पत्ति और स्थानों की परवाह किए बिना आम चिंताओं को दूर करने के लिए एक साथ आते हैं, जो उन्हें एक साथ लाएगा और उनके बंधन को मजबूत करेगा। राजनीतिक सिद्धांत और दर्शन के विद्यार्थी संविदावादियों से परिचित होंगे। हॉब्स, लॉक और रूसो की तरह अंबेडकर की भी मान्यता थी कि राष्ट्र एक मौलिक इकाई नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक परियोजना थी जो प्रकृति द्वारा नहीं दी गई थी, बल्कि इसके सदस्यों की नैतिक कल्पना की एक सामूहिक रचना थी। और राष्ट्र का उन पर केवल इस हद तक दावा है कि वो अपने सदस्यों को अपनी आत्मा समझे। इसलिए लोगों के एक समूह को दूसरे से अलग करने वाले भेदभाव और सामाजिक प्रथाओं को समाप्त करने के लिए विशिष्ट राजनीतिक वैचारिक प्राथमिकताओं के आधार पर एक राष्ट्र बनाने की आवश्यकता थी। अंबेडकर की राजनीति के साथ प्राथमिक सरोकार मानव मुक्ति का एहसास करना था, न कि केवल राजनीतिक मुक्ति, जैसा कि गांधी जी के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी आंदोलन ने हासिल करने की आकांक्षा की थी। अंबेडकर के अनुसार मानव मुक्ति के दो प्राथमिक स्तंभ स्वतंत्रता और न्याय थे। ये केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पूर्वाग्रहों से मुक्ति थी।
यहाँ महत्वपूर्ण है कि देश की स्वतंत्रता और आम जन की स्वतंत्रता के बीच अंबेडकर वैचारिक सीमांकन करते थे। जैसा कि उन्होंने तर्क दिया है, देश की आजादी और लोगों की आजादी के बीच फर्क न करना अपने आप को गुमराह होने देना है। इसलिए अंबेडकर के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक व्यर्थ थी जब तक सामाजिक स्वतंत्रता अनुपस्थित रहे। ये राष्ट्र के लिए कमजोरी का एक स्रोत था, जो हमेशा बाबा साहेब के सोचने के तरीके में सभी के लिए एक मंच था। राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रति जुनूनी होने के कारण कांग्रेस की आलोचना करने के कारण वो इस प्रकार राष्ट्रवादी स्वतंत्रता संग्राम से दूर रहे। उनके लिए स्वतंत्रता संग्राम का मतलब केवल मालिकों के एक सेट से दूसरे में सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, क्योंकि इससे उत्पीड़ित वर्गों पर शायद ही कोई फर्क पड़ेगा। लैंगिक समानता की चिंता पर अंबेडकर अपने कई समकालिक चिंतकों से कहीं आगे थे, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक महिलाओं के साथ उनके पुरुष समकक्षों की तरह समान व्यवहार नहीं किया जाएगा, एक समावेशी राष्ट्र बनाने का उनका जीवन भर का मिशन निश्चित रूप से पराजित होगा। राष्ट्र की उनकी अवधारणा में ये एक महत्वपूर्ण आयाम था, क्योंकि उन्होंने हमेशा तर्क दिया कि लैंगिक समानता पुरुष महिला कॉम्पैक्ट बनाने और बनाए रखने के लिए एक आवश्यक घटक था, जिसे लोकप्रिय रूप से राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। चूंकि एक राष्ट्र बंधुत्व पर आधारित एक कॉम्पैक्ट का गठन करता है, इसलिए ऐसी सामूहिकता में लैंगिक समानता अंतर्निहित प्रतीत होती है। इस प्रकार ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि जब अंबेडकर ने एक कॉम्पैक्ट राष्ट्र के निर्माण के पूरक के रूप में एक सामान्य नागरिक संहिता पर जोर दिया, तो संविधान सभा में उनके सहयोगियों द्वारा उनका विरोध किया गया। संविधान सभा पर्सनल लॉ के मुद्दे पर स्पष्ट रूप से बटी हुई थी। एक तरफ धार्मिक स्वतंत्रता, विशेष रूप से अल्पसंख्यक हितों की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली लॉबी थी, और दूसरी तरफ समान नागरिकता के लिए उदारवादी तर्कों के आधार पर सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता की निरंतर मांग भी थी। एक आम सहमति पर पहुंचने में असमर्थ अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानून, परिवार, संपत्ति, विवाह, तलाक और गोद लेने के अधिकारों के पूरे सरगम को उनके संबंधित धार्मिक सख्ती के दायरे में छोड़ दिया गया। 1951 में ये मुद्दा फिर से सामने आया जब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखा, जिसमें बुनियादी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने की मांग की गई थी, जैसे कि तलाक का अधिकार, बहुविवाह को गैर कानूनी घोषित करना, विरासत के अधिकार देना और अंतरजातीय विवाह को मान्यता देना आदि। इस विधेयक को संसद के समक्ष रखने के अंबेडकर के प्रयास के पीछे उनका दृष्टिकोण था कि जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के लिए महिलाएं केंद्रीय थीं, अर्थात महिलाओं की अधीनता जाति व्यवस्था के कामकाज के लिए केंद्रीय है। अंबेडकर का मानना था कि ये विधेयक राजनीतिक रूप से समान भारतीय महिला नागरिक को एक व्यक्ति के रूप में मान्यता देने में सक्षम होगा और महिलाओं को केवल परिवार, रिश्तेदारी और समुदाय पर निर्भर नहीं रहना होगा। ये इस अर्थ में एक क्रांतिकारी कदम था कि इसने महिलाओं को एक राष्ट्र के रूप में परिकल्पित कॉम्पैक्ट के अभिन्न अंग माने जाने के समर्थन में एक वैचारिक लहर पैदा की। यहाँ भी ऐसा लगता है कि उन्होंने समानता के लिए अपनी चिंता को विशेष महत्व दिया है, क्योंकि ये स्वतंत्रता और बंधुत्व के लिए स्थितियां बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। तदनुसार उन्होंने दृढ़ता से तर्क दिया कि संसदीय लोकतंत्र सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि ये समानता के महत्व को अनुभव करने में विफल रहा है और स्वतंत्रता और समानता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास भी नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता ने समानता को निगल लिया है और लोकतंत्र को एक नाम का तमाशा बना दिया गया है। अंबेडकर के पास इस समस्या का उत्तर था। पहला, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए न केवल रूप में बल्कि अनुभव पर भी ध्यान देना होगा। स्वयं अंबेडकर के शब्दों में, अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के संवैधानिक तरीकों पर तेजी से टिके रहने की आवश्यकता है, जिसमें क्रांति के हिंसक तरीकों का परित्याग शामिल है। अराजक, सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह की पद्धति से दूर जाना होगा। इन पद्धतियों को अंबेडकर ने अराजकता का व्याकरण बताते हुए सुझाव दिया कि जितनी जल्दी इनका परित्याग कर दिया जाए, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। दूसरा, उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल की उस चेतावनी को दोहराया कि एक भरोसेमंद व्यक्ति के लिए भी अपनी निजी स्वतंत्रता का परित्याग एक खतरनाक कदम है। अंबेडकर ने राजनीति में भक्ति या नायक पूजा की परंपरा की निंदा की है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि धर्म में भक्ति आत्मा के उद्धार का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और अंततः तानाशाही के लिए एक निश्चित मार्ग है। इस चिंता का एक वास्तविक स्रोत था। विशेष रूप से गांधी जी को उनके अनुयायियों द्वारा एक देवता के रूप में परिभाषित किया गया था और उसी के अनुसार उनकी पूजा की जाती थी। ये अंबेडकर के लिए लगातार चिढ़ का कारण था, जो उनकी पत्नी शारदा उर्फ लक्ष्मी कबीर को लिखे गए उनके पत्र में बहुत स्पष्ट रूप से सामने आया, जब उन्होंने इस बारे में विस्तार से बताया। गांधी की हत्या पर अंबेडकर ने तर्क दिया कि महान व्यक्ति अपने देश की महान सेवा के होते हैं, लेकिन वे निश्चित समय पर अपने देश की प्रगति के लिए एक बड़ी बाधा भी होते हैं।
अंबेडकर के सामाजिक राजनीतिक विचारों की पारंपरिक समझ के विपरीत, जो केवल उन्हें सामाजिक न्याय के एक विचारक के रूप में दर्शाते हैं, हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणा बनाने में उनका योगदान समझने का प्रयास करें। वो चाहे 1919 की फ्रेंचाइज कमेटी हो, जिसे साउथ बोरो कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, या बाद में 1930-1932 के गोलमेज सम्मेलन के सामने अंबेडकर के हस्तक्षेप हों, वो कभी भी एक समावेशी राष्ट्र बनाने की दिशा में अपने अभियान में नहीं डगमगाए। उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का जो औचित्य प्रदान किया, वो एक समान सरोकार पर आधारित था। ये वही पहल थी जो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करते हुए सामने रखी गई थी कि कोई भी नागरिक जन्म के आधार पर किसी भेदभाव का शिकार न हो। चलिए अब इससे जुड़ा आज का सवाल देख लीजिए। राष्ट्रवाद पर भीमराव अंबेडकर के विचारों की विवेचना कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।